निर्वाचन प्रणाली। अब आप पढ़ांगा, ये पढ़ांगा नेक्स्ट टॉपिक। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं आपके, बहुत जल्दी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। राष्ट्र एकीकरण एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा? राष्ट्र एकीकरण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण, इसके 4 पॉइंट 5 पॉइंट में इसको डिवाइड कर लेंगे। सब पहला तो पढ़ांगा कि राष्ट्रीय एकीकरण कहाँ ही हुआ है। गुरुजी मैं तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रखे है। राष्ट्रीय एकीकरण, फिर राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्या है? हर एक समस्या का आपको पता है क्या है? समाधान। हर एक समस्या का समाधान, और समाधान करने के बाद हम आपको बात करांगा कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद जब हुए थे उस समय हमारी सरकार के सामने क्या चुनौतियां थी, क्या चुनौतियां थी। तो याद रखना, 1947 के अंदर क्या क्या थी चुनौतियों, और इस किस तरीके से उन चुनौतियों का क्या किया गया, समाधान किया गया। आ जाओ, राष्ट्रीय एकीकरण, पहले इसको समझो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण, आप 1947 में आज़ाद हुआ ना। देखो 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमारे भारत के एक देश से दो देश बना दिए गए थे, और दो ही देश ऐसे बनाया गया कि दो अलग अलग भागों में थे, दो, है ना। एक तो ये हमारा बच गया इंडिया, संविधान में इंडिया दैट इज भारत। और ये क्या है गुरुजी? पाक। ये भी क्या था? ये के पाक, पाकिस्तान था। बाद में वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? बांग्लादेश। अब सुनो मामला क्या था। तो आपने जब अंग्रेज अपन आज़ाद करके गया तो अपने देश को धर्म के आधार पर विभाजन करके चले गए, और उसमें एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक, क्योंकि इंग्लैंड के अधीन हमने 200 250 साल तक क्या किया, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। अंग्रेज आने से पहले यहाँ कैसा था? राजाओं का शासन था, जिस राजा का जीता बड़ा इलाका था उसके लिए वो अपना एक देश था। तो ऐसे बहुत सारे रियासतें थी इस भारत में, बहुत बड़ा देश है। फिर इंग्लैंड वाले आए और उन्होंने पूरे राजाओं को हराकर अपना मतलब कब्जा कर लिया, पूरे पूरे देश में शासन चलाया। और जब वो आज़ाद करके गए तब फिर समस्या पैदा हो गई, देश विभाजन, और देश विभाजन से उपजी कई चुनौतियां थी। तो सब पहला इन टॉपिक ना आप बोलांगा राष्ट्रीय एकीकरण। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, इसमें क्या क्या समस्याएं थी, फिर इनका समाधान क्या हो सकता है, और फिर 47 के विभाजन के बाद चुनौतियां, और फिर इसका समाधान कैसा किया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को मतलब क्या हुआ, क्या हुआ राष्ट्रीय एकीकरण को मतलब? बता रखा है ना। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब हमारे लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए एक नंबर पर क्या है? राष्ट्रहित, देश का भला। बाकी सारी चीजें गौण है। व्यक्तिगत हित नो, समूह जाति का हित नहीं, राज्य का हित नहीं। केवल इनसे ऊपर उठकर केवल हम किसकी बात करें? राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, तो यही राष्ट्रीय एकीकरण है। सर संवैधानिक उपबंध भाग 1, भाग 1 का नाम ही क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद है 1 से 4, और कहा गया है, भाग 1 में कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य ना पा तोड़ मरोड़ सका, विनाशी राज्य विनाशी है लेकिन संघ अविनाशी है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अपन पहला पॉइंट में बातें याद रखनी है। तो सर ये तो छोटा सा टॉपिक हो गया, तो और क्या? राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है? कि राष्ट्रहित ही क्या है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर क्या है? राष्ट्रहित। हम इसको थोड़ा व्याख्या करते हैं। व्यक्तिगत हित, समूह हित, जाति हित, क्षेत्र हित, और राज्य हित से ऊपर उठकर, सारा हित से ऊपर उठकर
हम केवल और केवल किसके बारे में सोचें? राष्ट्रहित। किसके बारे में सोचें? राष्ट्रहित। सर संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध को मतलब समझोगे थे? अब तो थे सारी चीजें समझने लग गया। मतलब संविधान में क्या कहा गया है? तो संविधान का भाग एक है, क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद, भाग एक के अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4, छोटा सा गया। इसमें कहा गया है कि भारत क्या है? भारत विनाशी राज्य है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ मतलब हमारा देश, वो तो अविनाशी है। जबकि राज्य क्या है? विनाशी। राज्य दापा तोड़ मरोड़ के एक का दो कर दिया, दो का चार बना दिया, दोनों ने मिला के एक कर दिया। करा कौन करा? करता ही आने लग गया। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। गुरु जी, आपने राष्ट्र एकीकरण में समस्या कहीं कहीं समस्या है। के समस्या है अपने राष्ट्र एकीकरण में? आपने जनसंख्या बोली है, तो जनसंख्या बोली वजन में कई समस्या पैदा आज है। अभी आपने देखा इजराइल का युद्ध चल रहा है ना? इजराइल और इसमें किसमें? बताओ। ईरान में तनाव पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो बताओ इजराइल के लोगों में कितने क्या है? देशभक्ति है। ठीक है। तो आपने राष्ट्र ये एकीकरण में क्या क्या समस्याएं हैं? क्या क्या समस्या है बताओ? एक तो आपने सब मोटी समस्या की है जनसंख्या ज्यादा उसी तो बड़ी समस्या थोड़ी ज्यादा उसी तुलनात्मक रूप से। एक तो की समस्या है? बोलो क्या समस्या है? क्या चीज समस्या है? अच्छा, संप्रदायवाद। संप्रदायवाद। संप्रदायवाद को मतलब क्या है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, जिसमें राष्ट्र हित गौण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो। तो सांप्रदायवाद है वो राष्ट्र हित के लिए क्या है? नुकसानदायक है। क्षेत्रवाद, लोग अपने क्षेत्र की बात करते हैं। तो क्षेत्र की बात करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? राष्ट्र हित तो गौण हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि सब हितों से, व्यक्तिगत हित, जाति हित, समूह हित, राज्य हित, क्षेत्रीय हित से ऊपर उठकर किसकी बात करनी है? राष्ट्र हित की बात करते हैं। तो संप्रदायवाद एक समस्या है। देखो, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति विशेष अनुराग संप्रदायवाद है, कट्टरता, वो तो ज्यादा खराब बात है। उसके बाद क्षेत्रीयता की भावना, क्षेत्रवाद, केवल अपने अपने क्षेत्र की सोचेंगे तो फिर राष्ट्र क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा, ये भी समस्या है। जातिवाद, जातिवाद भी तो होता है कि नहीं होता है? वो भी क्या है? खराब बात है, अच्छी बात नहीं। और क्या है? आतंकवाद, वाद सारा ही खराब है कि आतंकवाद, आतंकवादी आते हैं, अशांति फैलाते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आतंकवाद। एक आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता का मतलब किसी, मान लो एक क्षेत्र है जिसमें कुछ लोग तो बहुत क्या है, बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है, उनका दिमाग खराब रहता है और उनको लगता है कि ये सरकार खराब है, उसकी वजह से हम क्या है? खराब। तो आर्थिक असमानता में कहीं न कहीं ये दिक्कत पैदा होती है। उसके अलावा सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता का मतलब क्या हो गया? समाज में वर्ग भेद, समाज में वर्ग भेद है तो निम्न वर्ग के लोग है वो फिर उनका दिमाग खराब रहता है। हालांकि सरकार समय समय पर प्रयास कर रही है, आर्थिक असमानता खत्म करने का प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है कि नहीं किया जाता है? लेकिन अब काम तो धीरे धीरे होता है, एक साथ तो काम कैसे होगा? ठीक है। और सामाजिक समानता लाने का भी प्रयास किया जाता है कि नहीं किया जाता? कि वर्ग भेद क्या करो? खत्म करो। तो ये, और सरकार कुछ प्रोत्साहन योजना भी क्या है? चलाती है कि नहीं चलाती है? जिसमें एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे अंतर्जातीय विवाह। सही बात है। तो कहने का मतलब हम सामाजिक और आर्थिक असमानता है कहीं ना कहीं वो भी क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व है, समस्या है। याद रह जाएगा। तो आज वो फिर पहलो किशोर गुरु जी किशोर लिख दियो ले संप्रदायवाद, और क्या है? क्षेत्रवाद, और क्या है? जातिवाद, और क्या हो जाएगा? आतंकवाद, और क्या? सामाजिक क्या? असमानता, और क्या? आर्थिक असमानता।
आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता। क्लियर। तो ये क्या है कि मतलब गड़बड़ पैदा हो रहा है इससे। तो इन सबको क्या करना है, खत्म करना है। तो समाधान में इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। समाधान में इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। भाई हम बताते हैं आपको मलेरिया फैलने के कारण है, तो उसका उल्टा कर दो, समाधान हो जाएगा। बच्चे का एग्जाम में फेल होने के क्या कारण है, तो फेल होने के कारण है, तो उसके समाधान क्या है, सिलेक्शन क्या क्या है, फेल होने के कारण है, कारण को उल्टा कर दो। क्या कारण है, बच्चा फोन ज्यादा चलाता है, तो फोन बंद कर दो। बच्चा रात को देर से सोता है, जल्दी सुला दो। ठीक है, समझ गए बात। बच्चा बाहर घूमने पहुंच जाता है, तो बंद कर दो, तो फिर बच्चा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो समाधान और समस्या जस्ट अपोजिट है। तो भाई संप्रदायवाद समस्या है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, आतंकवाद है, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता है। तो इसमें उल्टा किसको करना है, उल्टा सरकार सामाजिक जो वर्ग भेद है उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो मतलब ये सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है हर स्तर पर। आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है, जो कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो किया जा रहा है। बाकी सर क्या है, बाकी एक क्षेत्रवाद और जातिवाद और संप्रदायवाद, इसमें क्या है, ये कब ठीक होगा, जब मनुष्य में क्या आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा किसका प्रचार प्रसार करना है, शिक्षा। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीजों में नहीं पढ़ता, पढ़ता है क्या, संप्रदायवाद में जाते पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ता। समझ गए बात। तो ये है। तो सर ये बात तो बढ़िया समझ में आ गई। और क्या है, एक मीडिया की निष्पक्ष भूमिका, मीडिया की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि मीडिया जैसा दिखाता है आदमी वैसा ही सोच लेते हैं। क्योंकि अभी हमारे जो है अभी अभी हमारी जनता इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जो चीज़ों को समझ सके। कहा जाता है पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ है, केवल कागजी है, डिग्रियां ले रखी है, बाकी समझ नहीं है, तो चीज़ों को समझते नहीं है। तो मीडिया की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में जो दिखाया जाता है वही लोग समझते हैं। अब उसके पीछे की क्या कहानी है किसी को पता ही नहीं है। पता होता है क्या, नहीं होता। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये कब होगा, जब आप में शिक्षा आ जाएगी, आप चीज़ों को सही गलत पहचानने लग जाएंगे। तो इतना बुद्धि तो सबके पास नहीं है ना। तो इसलिए मीडिया की निष्पक्ष भूमिका। फिर हमारे जो राजनेता है, वो राजनेता क्या है, व्यक्तिगत हित के लिए कई बार राष्ट्र हित साइड में कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, बोलो भाई। वोट बैंक की लोग राजनीति करते हैं, राष्ट्र हित क्या सोचते नहीं है। तो राजनीति भी क्या होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति। तो सब जगह ही क्या है? भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वो तो विविधताओं का देश है, विविधता तो एक खूबसूरती का पैरामीटर है। बताया था ना, एक बगीचे में एक ही एक टाइप के फूल है, तो फिर क्या है, एक ही एक टाइप के फूल है वो बगीचा, ठीक है कि एक बगीचे में सारे टाइप के फूल है, सारे टाइप के फूल है। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो गुरु जी समाधान में हमें क्या करना है, उल्टा करना है। सबसे बड़ा तो क्या करना है, शिक्षा, जन शिक्षा। आगे क्या हो जाएगा गुरु जी, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। और कौन सा, आर्थिक समानता लाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और क्या है? और क्या बताया था, मीडिया की निष्पक्ष भूमिका। कैसी, निष्पक्ष भूमिका। और कौन सी, स्वच्छ राजनीति। सबसे मेन जो मुख्य क्या है, शिक्षा। यदि शिक्षा होगी तो फिर ये इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मेन चीज़ क्या है, शिक्षा। और हमारे बारे में तो कहा जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़ी समस्याएं हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। पढ़ तो लिए, डिग्री भी ले रखी है, लेकिन भाई बात था क्या, कोई को नहीं, चिंतन मनन नहीं करते। और तो वो चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें तो पता है। तो सर आ बात समझ में आ गई। अब मैं बता रहा हूँ कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारे क्या चुनौतियाँ थी। तो गुरु जी घनी चुनौतियाँ ही, क्या चुनौती थी ये समझे आप।
जब हम आज़ाद हुए तो क्या चुनौती थी 47 में? तो ये चुनौती थी, आप देखिए कि एक तो दो देश बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? और अंग्रेज जब भारत में शासन जब अंग्रेज कर रहे थे ना, तो अंग्रेजों ने भारत को चार कैटेगरी में बांट रखा था। ए श्रेणी के राज्य जो ब्रिटिश प्रांत थे वो 11 थे। बी श्रेणी की क्या थी? रियासतें, 565 रियासत थी, बहुत बड़ा एरिया था जहाँ राजा शासन करते थे। और मैं रियासत लिख रहा हूँ, रियासत। और ये रियासत भारत में बहुत सी क्या थी? रियासतें थी। और इन रियासतों का पंगा ये था कि इनको छूट थी कि कहीं मिले, पाकिस्तान में मिले, चाहे भारत में मिले, चाहे स्वतंत्र रह सके। ठीक है। तो बहुत मोटी समस्या तो आई कि इस पूरे भारत को क्या करना, एक करना। ठीक है। तो हमने 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पटेल, सरदार पटेल। सचिव थे वीपी मेनन। तो सरदार पटेल ने इतनी पूरी 565 रियासतों को देखो भारत में मिला दिया, कितना बड़ा काम किया। इसलिए आप देखते हैं कि गुजरात के थे सरदार पटेल, तो वहाँ एक सरदार सरोवर परियोजना है सरदार पटेल के नाम से, नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया। वहाँ सरदार पटेल की मूर्ति बना रखी है बहुत ऊंची है। क्या बोलते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का वो प्रतीक है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो बताओ आप। तो गुरुजी बड़ी समस्या थी हमारे। तो पहली बात चुनौती की, चुनौती के अंदर तो पहले मैं चुनौती लिख रहा हूँ, फिर बात करेंगे। जब विभाजन हमारा विभाजन हो गया तो उस समय क्या चुनौती थी? एक तो राष्ट्र का क्या करना, एकीकरण। सर उसके लिए तो हमने क्या कर दिया, 5 जुलाई 1947 को क्या बना दिया? रियासती विभाग। बनाया कि नहीं बनाया? उस रियासती विभाग के सर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और उस समय हमारे टोटल जो रियासतें थी ना, टोटल रियासतें कितनी थी पता है? 565। बहुत ज्यादा थी। सरदार पटेल ने सबका एकीकरण कर दिया, तभी भारत का क्या बोलते हैं, भारत का क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। और बताया था, क्या बताया था सर? बहुत बातें बताई है। कौन सी नदी है गुजरात में, कौन सी नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है, कौन सा? वहाँ क्या बना रखी है गुरुजी? बहुत मोटी के बना रखी है सरदार पटेल की मूर्ति। और इसको क्या बोलते हैं? है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो एकता का प्रतीक है। और क्या ध्यान रखना है? और अब क्या है कि दिक्कत क्या हुई पता है? कुछ बातें और बता रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे। एक तो ये, तो रियासतों का एकीकरण करना बड़ी मतलब एक, कहते हैं कि वो काम कर दिखाया सरदार पटेल ने। और सर क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है, राजतंत्र। भाई जब हम नए नए आजाद हुए तो इतने राजार वाजार ये सारा चीज था, तो हम लोकतंत्र ले भाई आजाद हो गए तो यहाँ लोकतंत्र आ गया, मतलब जनता के साथ जनता वोट करेगी, जनता सरकार चुनेगी, जनता राजा चुनेगी। पहले क्या था, जिसमें पावर था वो राजा बन गया, जनता के प्रति उत्तर होता ही नहीं था। तो ये भी एक चुनौती थी कि कोई राजा, यहाँ बहुत सारे राजा थे, कि भारत पर वो राजा पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर ले, लोकतंत्र खत्म कर दे, राजतंत्र आ जाएगा वापस, ये भी समस्या थी। दूसरी, इतने अशिक्षा उस समय थी, बहुत सारी चीजें थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो सब वर्गों का समान रूप से विकास करना था, तो ये बड़ी समस्या थी। तो याद रखना पहले क्या, एक तो लोकतंत्र बचाना जरूरी है। क्या बचाना? लोकतंत्र बचाना, ये भी तो जरूरी था भाई। कोई बड़ी रियासत है या दो तीन रियासत मिलकर क्या कर ले, कब्जा कर ले, बोले अब भैया पूरे भारत के राजा के हम, ऐसा हो सकता था, संभावना थी। तो लोकतंत्र को बचाना। उसके अलावा क्या था, सभी वर्गों का क्या करना, समान रूप से क्या करना है गुरुजी, विकास करना है। तो यहाँ अपने ही, तो आप सब पहला रियासत वाला मामला देख लेते हैं कि जब रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था, बाकी सब लोगों ने तो क्या कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। कहाँ? ये रियासत थी, इस रियासत का नाम है कश्मीर, और यहाँ का राजा था हरी सिंह। इसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये है जूनागढ़, गुजरात में क्या है? जूनागढ़। यहाँ का राजा था मोहम्मद खंजी, मोहम्मद खंजी थर्ड। यहाँ का राजा कौन है? मोहम्मद खंजी थर्ड।
ये कौन सी रियासत है? हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब था उस्मान अली। क्या था? उस्मान अली। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था, वो प्रयास कर रहा था कि जो रियासतों में जहाँ मुसलमान राजा है, कम से कम वो हमारे में मिल जाए, भारत में नहीं मिले। या कोई सीमावर्ती राजा है, भले ही मुस्लिम राजा न हो, उसको भी जितना प्रयास कर रहा था। बाकी सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दी, ये 3 रियासतें बच गई। ये कितनी रियासतें बच गई? रियासत, राजा, विलय और समय। तो 3 रियासत बच गई। पहली रियासत कौन सी है? कश्मीर। कश्मीर का राजा था हरी सिंह। अब कश्मीर का राजा तो किंग हरी सिंह था, लेकिन वहाँ की जनसंख्या क्या थी? ज़्यादा मुसलमान थी। जनसंख्या ज़्यादा क्या थी? मुसलमान। पाकिस्तान के साथ सीमा लगी, पाकिस्तान वाले सेना भेज दी, बोले यहीं पर कब्जो करो अपने। जब पाकिस्तान वालों ने जब सेना भेजा, तो हरी सिंह ने पहले हस्ताक्षर नहीं किया, तो पाकिस्तान वालों ने सेना भेज दी। सेना भेज दी तो हरी सिंह ने, हमारे सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, तो सरदार पटेल को कहा कि हमारी आप हेल्प करें। तो हमने कहा कि भैया तुम कह रहे थे ना, हम तो अलग है, मिल जाओ, हम हेल्प कर देंगे। बोले वो सेना तब भेजेंगे जब आप विलय पत्र पर क्या करें, हस्ताक्षर। तो हरी सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के फिर सेना भेजी, पाकिस्तान वाली सेना को यहाँ से भगा दिया। तो ये बात है 26 अक्टूबर 1947। आपका विलय कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है? घूमना है। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले कश्मीर। कश्मीर का विलय कैसे हुआ? विलय पत्र पर क्या करवाए थे? हस्ताक्षर कब करवाए थे गुरुजी? 26/10/1947। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पर ही अटैक किया था। फिर हम आ जाएं दूसरी रियासत। दूसरी रियासत कौन सी है? जूनागढ़। जूनागढ़ गुरुजी बीकानेर है कि नहीं? गुजरात के अंदर है जूनागढ़। पाकिस्तान के टच करो। अब जूनागढ़ का नवाब था मोहम्मद खंजी। कौन था? मोहम्मद खंजी थर्ड। नवाब तो मोहम्मद खंजी थर्ड था। अब क्या है कि वहाँ का यहाँ उल्टा है। वहाँ का कश्मीर में राजा हिंदू, ज्यादा जनसंख्या मुसलमान थे। यहाँ जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ में क्या था? राजा मुसलमान था, जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी। और जिन्ना के लगातार कांटेक्ट में था मोहम्मद खंजी। ठीक है। तो जब भारत सरकार ने कार्रवाई करने का जब स्टार्ट किया कि चलो इसको किस तरीके से हम विलय करें, तो खंजी को पता लग गया। खंजी जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। कहाँ भाग गया? पाकिस्तान। तो फिर हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है, तो यहाँ वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग करवाएंगे तो जिस पक्ष में वोट आएगा उस पक्ष में। तो उनको पता था कि वोटिंग से कहाँ जाएगा? भारत में। तो यहाँ क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह ऐसे याद रखो, जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह। ये खंजी कहाँ भागा? पाकिस्तान भागा। फिर याद रखो तीसरा। अच्छा इसकी तारीख बताएं, कब है? 20 फरवरी। कब है? 20 फरवरी 1948। भाई ये 20 अक्टूबर है, 47 चला गया तो फरवरी आएगा तो 48 में आएगा। फिर तीसरी रियासत है कौन सी? हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब था उस्मान अली। उस्मान अली। और गले में बांध रखी टल्ली। ठीक है उस्मान अली। अब इसकी बड़ी समस्या थी, ये मिलना तो पाकिस्तान में चाह रहा था, लेकिन मामला बैठा नहीं। अब कई बार तुम भी चाहते हो ना कुछ करना, लेकिन हो नहीं पाता, है ना? क्योंकि हैदराबाद इधर बांग्लादेश के बीच में हमारा एक प्रांत आ गया, उड़ीसा, बंगाल आ गया। तो भौगोलिक जो है नजदीकी है नहीं, तो मिल सकते नहीं। बोले पाकिस्तान वालों ने इसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कह दो कि हम तो अलग देश ही है, हम मिलेंगे नहीं। तो उस्मान अली कह रहा है हम अलग देश है, टल्ली बजाने लग रहे के अलग देश है। तो हमारे सरदार पटेल ने क्या भेजा? भारतीय सेना भेज दी। बोले इनके ऊपर कार्रवाई बैठाओ। ठीक है, भारतीय सेना भेजी, जूनागढ़ को घेर लिया। सॉरी जूनागढ़ क्या, हैदराबाद। और हैदराबाद को ऑपरेशन कर दियो, ऑपरेशन पोलो चलायो। ऑपरेशन पोलो को नाम दिया गया पुलिस कार्रवाई, लेकिन होती थी क्या? सैन्य कार्रवाई। क्योंकि हम जो होता है दिखाते हैं उसी हिसाब से। क्योंकि सैन्य कार्रवाई क्या होती है? कठोर होती है। तो हमने नाम दिया कि पुलिस कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद क्या क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो ऑपरेशन पोलो चलाया था, है ना? कौन सा? पुलिस कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। तो बिंगो के कर दियो ऑपरेशन कर दियो पोलो पोलो। इं करके विलय करियो और ओ कर दियो गुरुजी 17 सितंबर 1948। और हैदराबाद वाले नवाब ने कहो
बोले तने देख कोई खतरो को नहीं, ऑपरेशन में पोलो पोलो करियो है। ऑपरेशन पोलो कोई खतरा नहीं, 17 सितंबर ऑपरेशन है, महीने में ठीक हो जी तेरे। ठीक है, टांका खोल देंगे। तो ऑपरेशन पोलो से क्या कर दिया गया, हैदराबाद का हमारे भारत संघ में क्या कर लिया, विलय कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये था राष्ट्रीय एकीकरण। थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है। तो 4 भागों में बांटा था। पहला क्या था, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, संवैधानिक उपबंध, फिर उसके बाधक तत्व समस्याएं, फिर समाधान, और फिर क्या है, चुनौतियां, और उसका कैसे हमने सामना किया। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्र हित, सब हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की बात करें। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहा गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। समस्या क्या है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, आतंकवाद, आर्थिक सामाजिक असमानता है। फिर वोट बैंक की राजनीति, समस्या में आप ये भी नोट कर सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति। फिर सर समाधान क्या है, समाधान उल्टा कर दो, शिक्षा, जनशिक्षा, सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास, मीडिया की निष्पक्ष भूमिका और स्वच्छ राजनीति। हमारी क्या समस्या थी, 3 समस्या थी। एक तो रियासतों का एकीकरण करना, एक लोकतंत्र को बचाना, और सबका विकास करना। तो रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग 5 जुलाई 1947, सरदार पटेल अध्यक्ष है, बीपी मेनन सचिव। सरदार पटेल ने ये सब काम किया, भारत का लौह पुरुष। सरदार सरोवर बांध स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक है। और इधर जब विलय किया गया तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करो। कश्मीर 26 अक्टूबर हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। जूनागढ़ जय जनमत संग्रह मोहम्मद गंजी भागे पाकिस्तान, कब, 20 फरवरी 48। और हैदराबाद उस्मान अली ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948। तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय एकीकरण। समझ में आई बात? बोले अच्छे से।